हेलो एंड वेलकम क्लास। और आज का टॉपिक है रूरल कंज्यूमर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन to please do like and share my video, and if you like the content, please subscribe to my channel for more such videos. So our today's topic is rural consumer. Rural consumer क्या होता है, कैसे डिफरेंट होता है अर्बन कंज्यूमर से। जैसे वो कहते हैं ना, इन मार्केटिंग में इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट योर कंज्यूमर वांट्स। तो कंज्यूमर, सबसे पहले तो आपको कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। हु इज अ कंज्यूमर एंड हाउ ही बिहेव्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। उसका प्रोफाइल कैसा होता है, उसका पर्सोना कैसा होता है, कितने टाइप के रूरल कंज्यूमर्स होते हैं, और रूरल कंज्यूमर बिहेवियर अर्बन कंज्यूमर बिहेवियर से कैसे डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो हु इज अ रूरल कंज्यूमर? Anyone who resides in a rural place can be called as a rural consumer. लेकिन जैसे कि rural areas, rural markets are different, so are the rural consumers. Rural consumers urban consumers से different होते हैं just because of their demographic condition, their geographic condition, their economical condition and so many other factors. So in a nutshell, अगर हम देखना चाहें, अगर एक रूरल कंज्यूमर को डिफाइन करना चाहें, उसका एक बायर पर्सोना बनाने की कोशिश करें, तो व्हाट वी विल फाइंड दैट अ रूरल कंज्यूमर प्रेफर्स टू बाय लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, इग्नोरिंग ब्रांड, फैशन, क्वालिटी etc. जितने भी प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रूरल कंज्यूमर के लिए, वो होता है उसकी प्राइस। दे आर वेरी प्राइस सेंसिटिव जस्ट बिकॉज एक इनर लाइन है कि दे हैव वेरी लो इनकम, और ये इनकम की कमी की वजह से जो एक्सपेंस होता है, स्पेंडिंग पावर होता है, वो बहुत कम होता है। और स्पेंडिंग पावर कम होने की वजह से रूरल कंज्यूमर आर वेरी प्राइस सेंसिटिव and they prefer less expensive products, and they hardly care about what is the brand, what are the things is what are in फैशन क्या है, स्टाइल क्या चल रही है, क्वालिटी क्या, बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते इन सारी चीजों के लिए। द ओनली थिंग इज दे शुड गेट अ प्रोडक्ट एंड जो वो खरीदने आए हैं उनको वो प्रोडक्ट मिल जाए, एंड इट शुड बी एक्सपेंसिव, इट शुड बी लेस एक्सपेंसिव सॉरी, एंड इट शुड बी विद इन देयर पॉकेट रेंज। सो अगर आप एक रूरल कंज्यूमर की प्रोफाइल बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसके प्रोफाइल में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अगर आप जॉट डाउन करें तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं। फर्स्ट थिंग, द रूरल कंज्यूमर हैज अ लो लिटरेसी लेवल। एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं होता जस्ट बिकॉज एजुकेशन की जो रीच है, खासकर इंडियन विलेजेस में, वहां पे एजुकेशन का जो फैसिलिटीज है वो बहुत ही पुअर है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ स्कूल्स नहीं है। अगर स्कूल्स हैं भी तो वहां पे बच्चे पढ़ने नहीं आते। उनको पढ़ने आने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, बुलाने के लिए गवर्नमेंट को स्कीम चलानी पड़ती है, मिड डे मील्स एंड ऑल, ताकि बच्चे पढ़ने आ सके। तो लिटरेसी लेवल बहुत कम है, एंड इवन चलो कैसे भी करके उन्होंने अपना 10th कर लिया तो उसके आगे की पढ़ाई, उसकी व्यवस्था बहुत बहुत ही पुअर होती है। तो लो लिटरेसी लेवल होता है, इनकम लेवल बहुत कम होता है, पर क्योंकि इनकम लेवल कम होगा तो ऑब्वियसली परचेजिंग पावर कम होती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी लो होता है, और बहुत लो पर कैपिटा इनकम होता है इन कंपेयर टू अर्बन पॉपुलेशन। द रूरल पॉपुलेशन इज वेरी स्कैटर्ड। अगर आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अगर आप देखेंगे तो बहुत स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड इन द सेंस कि कहते हैं 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड्स इन विलेजेस। तो अगर आप देखें, देयर आर 6,38,677 विलेजेस जिसमें कि रूरल पॉपुलेशन रहती है, जिसमें रहने वाली पॉपुलेशन रूरल कहलाती है, एंड देयर आर ओनली 6,300 प्लेसेस विच आर कैटेगराइज्ड एज सिटीज। तो अगर आप सिटी या फिर एक अर्बन और एक रूरल पॉपुलेशन को अगर आप कंपेयर करें, तो जो अर्बन एरियाज है वही बहुत कम है, रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा भी है और बहुत स्कैटर्ड है। नंबर ऑफ विलेजेस आप कंपेयर कर सकते हैं, नंबर ऑफ विलेजेस कितने ज्यादा है वहां पे, 100 टाइम्स ज्यादा है। और ये जो विलेजेस हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जिसमें जो पॉपुलेशन है वो 5,000 से ज्यादा भी नहीं होती। रूरल एरिया का अगर हम आरबीआई का कैटेगराइजेशन देखेंगे तो आरबीआई की कैटेगराइजेशन के हिसाब से भी रूरल एरियाज
में बिलो 10,000 का पॉपुलेशन होता है, उसको हम रूरल एरियाज कहते हैं। तो 5,000 से कम का पॉपुलेशन और इतना स्कैटर्ड नंबर ऑफ विलेज, इतने ज्यादा नंबर ऑफ विलेजेस। और जो प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन होता है वो फार्मिंग हो सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है, क्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज छोटे छोटे हो सकते, फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज हो सकती है। रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा म्यूजिक और फोक बेसिकली फोकलोर्स पे उनका बहुत ज्यादा फोकस होता है, जो आप कह सकते हैं कि मीडिया कंजम्पशन उनका बहुत अर्बन जैसा नहीं होता। वो बहुत जो गांव में चलने वाला उनका पॉपुलर म्यूजिक होता है, नाटक, नौटंकी, ये सारी चीजें, जो वो एक शाम में बैठ गए और उन्होंने कुछ अरेंज किया या फिर कोई तमाशा दिखा के गया, उसको देखते दे एंजॉय ऑल दीज थिंग्स। और उनके पास बहुत ज्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज नहीं होते, रिक्रिएशनल वेन्यूज अवेलेबल नहीं होते, और दे आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एज वेल एज फोकलोर। इवन दे आर वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो, वहां पे भी अपने वो लोकल लैंग्वेज में ही जो गाने सुनते हैं या वीडियोस देखते हैं। ज्यादातर ट्रेंड है कि वो वही सारे मीडिया कंज्यूम करते हैं। उसके बाद आती है दे आर इन्फ्लुएंस्ड, जो उनके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो उनका रेफरेंस ग्रुप, वो ऐसे रेफरेंस ग्रुप जिनसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं, वो बेसिकली उस स्कूल में, मतलब उस गांव में रहने वाले स्कूल टीचर होते हैं, कोई हेल्थ वर्कर होता है, कोई पंचायत का मेंबर हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है, उस गांव में मौजूद जो भी ट्रेडर है, ग्रोसर्स है, जिसको बनिया या मारवाड़ी या लाला कहा जाता है उनके लैंग्वेज में, तो उन सब से काफी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और उनकी बाइंग के जो सजेशंस होते हैं ज्यादातर इन सारे लोगों से, ये स्कूल टीचर्स, हेल्थ वर्कर्स, पंचायत मेंबर्स, ट्रेडर, ग्रोसर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो अगर आप एक बायर पर्सोना बनाते हैं एक रूरल कंज्यूमर का कि वो कैसा होगा, तो आप ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल कंज्यूमर्स। तो अगर आप रूरल कंज्यूमर्स की बात करेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूरल कंज्यूमर्स। पहला होता है हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, सेकेंड इज रूरल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, एंड थर्ड आर रूरल रीसेलर्स। तो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स कौन होते हैं? हाउस होल्ड कंज्यूमर्स वैसे लोग होते हैं हु बाय थिंग्स फॉर देयर पर्सनल नीड्स और हाउस होल्ड नीड्स और फॉर फैमिली नीड्स। मतलब अपने घर में इस्तेमाल होने के लिए जो डायरेक्टली चीजें खरीदते हैं उसका फर्दर कोई इस्तेमाल नहीं करते, वैसे लोगों को हम हाउस होल्ड कंजम्पशन का इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स कहते हैं या फिर सिंपली हाउस होल्ड कंज्यूमर्स कहते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन सारे प्रोडक्ट्स को खरीद करके फाइनली उसको फिर वापस से मैन्युफैक्चर करके एज अ रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वापस उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंड दे ट्रेड द सेम थिंग, जो उसका कुछ मैनिपुलेशन हो गया होता है, कुछ उसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है, वैल्यू एडिशन करने के बाद उसको फिर फर्दर बेचते हैं। तो ऐसे बायर्स जो होते हैं उनको हम रूरल इंडस्ट्रियल यूजर्स कहते हैं। एंड रूरल रीसेलर्स होते हैं, दीज बायर आर रूरल रिटेलर्स, जो उनका जो मोटिव होता है, परचेज मोटिव होता है, वो कंप्लीटली कमर्शियल होता है। कंप्लीटली कमर्शियल मतलब वो जो भी सामान खरीद करके लाते हैं उनका अल्टीमेट मोटिव होता है कि वो फर्दर किसी और को वो चीज बेचने वाले होते हैं, उसको वो खुद यूज नहीं करते। तो these are the types of rural consumer, but on the basis of the buying behavior, उसके बेसिस से भी हम रूरल कंज्यूमर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो व्हाट आर दोज कैटेगरी? तो पहला कैटेगरी है हैबिचुअल ग्रुप। ऐसा ग्रुप ऑफ बायर्स, ऐसे क्लास ऑफ कंज्यूमर्स, रूरल कंज्यूमर्स who habitually buy specific product of specific brand because he is fully satisfied with the utility of that product or brand। किसी भी चीज को क्योंकि हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आई एम हैप्पी विद द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट, I will go and use the simple that product only, and every time I'm going to buy, I'll buy the same product। इस तरह के जो बायर्स होते हैं उनको हम हैबिचुअल बायर्स कहते हैं या फिर हैबिचुअल ग्रुप ऑफ बायर्स कहते हैं। एज अ कंपनी जिसका वो सामान खरीद रहे हैं उनके लिए तो लॉयल कंज्यूमर हो गए, लेकिन ऐसी कोई कंपनी जो फर्स्ट टाइम रूरल मार्केट में आ रही है, उनको हैबिचुअल बायर्स को ब्रेक करना और उनको अपने अपने ब्रांड की तरफ लाना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। द सेकेंड इज कॉग्निटिव ग्रुप। कॉग्निटिव ग्रुप ऐसे लोग होते हैं, द क्लास ऑफ रूरल कंज्यूमर्स हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्शियस क्लेम्स एंड देयर बाइंग इज बेस्ड ऑन दोज क्लेम्स। जैसे कि
कुछ क्लेम्स, जैसे कुछ कॉग्निटिव, कुछ सोच विचार करके उन्होंने कुछ अपना एक थॉट प्रोसेस बनाया है और उस थॉट के हिसाब से ही वो कोई सामान खरीदते हैं। तो जस्ट बिकॉज उस थॉट प्रोसेस से नहीं हमें ऐसा ही चलना चाहिए, हमें ऐसा खरीदना चाहिए, दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ कॉग्निशन, तो उस कॉग्निशन के हिसाब से ही वो सामान खरीदते हैं। दोज बायर्स आर कॉल्ड कॉग्निटिव ग्रुप। द थर्ड है इमोशनल ग्रुप ऑफ पीपल। इमोशनल ग्रुप ऑफ पीपल जैसे कि बहुत रिलीजियस लोग, या आप रूरल कंज्यूमर्स को देखेंगे, दे आर वेरी रिलीजियस एंड वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी कंजर्वेटिव इन देयर अप्रोच। तो कुछ प्रोडक्ट्स के साथ उन्होंने कुछ अपना दिमाग में कुछ उसका इमेज परसेप्शन बना करके रखा होता है, उस फीचर्स के, उस प्रोडक्ट के फीचर्स को लेकर के, एंड दे इवेंचुअली एंड अप बाइंग दैट प्रोडक्ट बिकॉज दे आर रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट इमोशनली। जैसे अगर मैं पूजा करनी है तो गायत्री धूप खरीदना है, गायत्री धूप खरीदना पूजा में एक एसेंशियल आइटम है, ठीक है। पूजा धूप के बिना भी हो सकते हैं या फिर कोई और भी धूप हो सकता है, लेकिन गायत्री धूप खरीदना ये एक इमोशनल डिसीजन है, क्योंकि रिलीजियसली ट्रेडिशनली लोग उसके साथ अटैच्ड हैं, बिकॉज उसके जो कवर होता है उसके ऊपर गायत्री माता की फोटो होती है, एंड दे टेंड टू बाय दैट प्रोडक्ट, और उसको बहुत ही ज्यादा रिलीजियसली लिया जाता है। उसी तरह से इम्पल्सिव ग्रुप भी होता है। इम्पल्सिव ग्रुप वैसे कंज्यूमर्स होते हैं जो कि फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोडक्ट को देख करके वो खरीदते हैं। ब्रांडिंग कैसी है, उस प्रोडक्ट का नाम कैसा है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, जबकि बस उसको देख करके इफ द थिंग इज लुकिंग अट्रैक्टिव, द फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी गुड, they tend to buy that product. That is called impulsive group. And the new group is just because the rural consumers are changing, every day they are changing, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ट्रांजिशन हो रहा है, just because of information communication technology, माइग्रेशन, जो वहां से माइग्रेट होकर के लोग अर्बन एरिया में आ रहे हैं, अर्बन एरिया से लोग रूरल एरियाज में जा रहे हैं, तो कंटिन्यूस एक्सचेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से जो ये न्यू ग्रुप है, ये न्यू ग्रुप का जो चॉइसेस हैं, उसके प्रोडक्ट्स के जो डिमांड्स हैं, वो बहुत डिफरेंट है। एंड विद इंक्रीज इन स्कूल्स, रोड कनेक्टिविटी, मॉडर्न कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, न्यू क्लास ऑफ कंज्यूमर्स हैव इमर्ज्ड, जिनके जो चॉइसेस होते हैं, जिनके जो ब्रांड चॉइस है, जिनके जो बाइंग हैबिट्स है, वो बहुत डिफरेंट है ट्रेडिशनल या फिर कंजर्वेटिव रूरल कंज्यूमर्स से। तो ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर्स ये 5 तरीके हो सकते हैं। So the next thing is, what is consumer behavior? Consumer behavior, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि consumer behavior क्या चीज होती है and why we need to study it, because marketing is all about consumers. अगर आप अपने consumers को नहीं समझते तो आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बना सकते, और अगर आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते, you will not sustain into the market. आप सेलिंग अप्रोच आज के टाइम में यूज नहीं किया जा सकता कि हमने जो बनाया है हम वही बेचेंगे, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आप आइलैंड में नहीं बिजनेस कर सकते, तो उसके हिसाब से आपको अपने कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना होगा, उसकी कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर, सो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन। हम इंडिविजुअल को भी एग्जामिन कर रहे हैं, ग्रुप्स को भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी कर रहे हैं। एंड द प्रोसेसेस दे यूज टू एक्वायर एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। एक एक वर्ड आप समझिए, द प्रोसेस दे यूज टू एक्वायर इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। पहले उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, उसके बाद जब वो इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है, हाउ दे ऑर्गेनाइज दिस इंफॉर्मेशन टू इन ऑर्डर टू मेक अ परचेज डिसीजन। जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है वो उस बेसिस पे अपना परचेज डिसीजन लेते हैं, या कोई इंटरनल स्टिमुली उनको उनके ऊपर ज्यादा काम करती है, या मार्केटिंग स्टिमुली काम करती है, या फिर कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर है जो उनके ऊपर इफेक्ट करता है। व्हाट इज द फैक्टर दैट अफेक्ट्स दिस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ एनी कंज्यूमर इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। और इसमें हम सिर्फ परचेज डिसीजन की बात नहीं करते, उसका वो प्रोडक्ट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, एंड फर्दर उसको डिस्पोज भी कैसे करते हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर कंज्यूमर बिहेवियर। हमने किसी प्रोडक्ट को बहुत पसंद किया तो हम वापस उस प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं, या फिर हमने उसको पसंद नहीं किया तो हमने किसी और को उसके बारे में नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ दे दिया। तो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ या डिलाइट एक
डिलाइटेड कस्टमर कैसे बनता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग एनी कंज्यूमर। तो जब आप कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को देखेंगे, एक कंज्यूमर बाइंग कैसे करता है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो उसकी बाइंग को इफेक्ट करती है। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर मॉडल को अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे द वेरी फर्स्ट थिंग दैट अफेक्ट्स अ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज मार्केटिंग स्टिमुली। मार्केटिंग स्टिमुली क्या क्या होते हैं, उसके प्रोडक्ट, उसके प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है उसका कमर्शियल, उसकी ब्रांडिंग, उसका प्रोडक्ट प्लेसमेंट, उसकी प्राइसिंग, ये सारी चीजें एक मार्केटिंग स्टिमुली जनरेट करती है। स्टिमुली इज बेसिकली अ सेंसरी इनपुट। किसी कंज्यूमर को आपका कोई प्रोडक्ट देख के अच्छा लग गया, उसको टेस्ट करके अच्छा लगा, उसके बारे में सुन के अच्छा लग गया, हमने कहीं पे देखा, हमें वो प्रोडक्ट काफी अच्छा लग रहा है, या फिर हमको लग रहा है कि नहीं हमारी जो जरूरत थी वो शायद इस प्रोडक्ट से पूरी हो जाए, या फिर कुछ ऐसा आ गया जो पहले हमारे प्राइस ब्रैकेट में नहीं था, अब हमारे वो प्राइस ब्रैकेट में आ रहा है। तो व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द मार्केटिंग स्टिमुली that can bring out a sensory input into a consumer will be a part of consumer buying behavior model. उसके बाद जो सेकेंड चीज आती है अदर स्टिमुलीज कहते हैं, जैसे कि उनका इकोनॉमिकल कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक, उसके बंदे की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसका ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, इनकम का सोर्सेज कहाँ से है, इनकम डिस्पैरिटी कैसी है, अगर वो पैसे हैं उसके पास तो उसकी कितनी परचेजिंग पावर है, उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी है। ऑल दीज थिंग्स विल कम अंडर इकोनॉमिक कंडीशन। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, अगर सेविंग्स ज्यादा है, या फिर अगर मान लीजिए क्रेडिट की फैसिलिटीज है, तो उस केस में क्या होता है कि बाइंग जो होती है वो ज्यादा होती है। अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, अगर आप लोग सबके घरों में जो भी ये लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप सबके घर में अगर कार है तो ज्यादातर जो कार्स हैं वो ईयर 2000 के बाद खरीदी हुई है। उसके पहले जो कार्स होती थी 2000 से पहले, वो सारी कार या तो मारुति 800 होती थी, एक मीडियम इनकम ग्रुप में मारुति 800 होती थी, या फिर ये फिएट होती थी, या फिर एचएम एम्बेसडर, हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर होती थी। वो एम्बेसडर हो, चाहे वो पुरानी जिप्सी हो, या फिर आपके मारुति 800 हो, इन सारी गाड़ियों पे जो ईयर 2000 से पहले की गाड़ियां होती थी, इन सब पे लोन्स नहीं मिलते थे, बहुत मुश्किल से लोन्स अवेलेबल होते थे। तो जो बायर्स थे उनको पूरा पैसा पे करके उसको खरीदना पड़ता था। दैट वाज अ डिफिकल्ट थिंग। ईयर 2000 के बाद रिटेल बैंकिंग में काफी ज्यादा चेंजेस हुए, बैंकिंग सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स हुए, काफी प्राइवेट लेंडर्स आ गए, काफी प्राइवेट बैंक्स आ गए जिन्होंने अपने कहते हैं अपने बैंक्स को खोल दिया फॉर लेंडिंग मनी टू कंज्यूमर्स। और उस लेंडिंग में इकोनॉमिक कंडीशन जो आप कह सकते हैं क्रेडिट, ये क्रेडिट का रेट काफी ज्यादा बढ़ गया और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा लोन्स मिलना बहुत इजी हो गया। इसलिए जो नंबर ऑफ कार्स आप देखेंगे इंडियन रोड्स पे ईयर 2000 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और आप सबके घरों में जो कार्स होंगी, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछे कि उन्होंने उसे पूरा फाइनेंस किया है या फिर उसे पूरा कैश देकर के खरीदा है, तो आई एम श्योर 80 to 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कार्स को ईएमआई पे खरीदा होता है। और ईएमआई पे खरीदने से उनके लिए काफी इकोनॉमिकल हो गया, चीजें काफी आसान हो गई और सामान को घर लाना बहुत आसान हो गया। आपने पोस्टर्स देखे होंगे, 1 रुपए में वॉशिंग मशीन ले जाइए, 1 रुपया दीजिए और आप सामान ले जाइए और धीरे धीरे उसको पे करिए। तो जहां क्रेडिट की फैसिलिटी होती है, इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छे होते हैं, सेविंग्स अच्छे होते हैं, परचेजिंग पावर अच्छे होते हैं, वहां पे ऑब्वियसली जो बाइंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है। द नेक्स्ट थिंग इज बायर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बायर्स के भी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसका कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, उसका सोशल एटमोस्फेयर, उसका सोशल क्लास हो सकता है, उसका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसके साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। कल्चर में उसका सब कल्चर, उसके रिलीजन, उसकी मान्यताएं कैसी हैं, वो क्या चीजें मानता है, एथिकली क्या चीजें करेक्ट मानता है, क्या उसकी कल्चर की चीजें हैं, ये सारी चीजें उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गुजराती को अगर आप देखें, तो अगर एक गुजराती ब्राइड है
और अगर उसके आप शादी का कलेक्शन देखेंगे या फिर उसने अपने ब्राइड जब वो बन रही है तब उस समय उसका जो ड्रेसअप देखेंगे तो उस समय वो ज्यादातर व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन पहनते हैं। तो आप किसी भी गुजराती ब्राइड से अगर आप पूछे कि वो क्या पहनने चाहती है अपनी शादी में, तो उनका जो इमेजिनेशन जाएगा वो ऑटोमेटिकली वो व्हाइट रेड पे ही चला जाएगा। वहीं पे अगर आप किसी पंजाबी से पूछे या फिर यूपी के साइड में लोगों से पूछे तो वहां पे दे विल प्रेफर लहंगा। लेकिन अगर आप साउथ में चले जाते हैं तो एक साउथ इंडियन ब्राइड से अगर आप पूछेंगे तो शी विल हैव एन इमेज ऑफ अ कांजीवरम साड़ी, लॉट ऑफ गोल्ड्स एंड ऑल। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस है जो कि बायर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफर कर देता है। उसी तरह से सोशल क्लास, कोई अपर क्लास हो सकता है, कोई मिडिल क्लास हो सकता है, कोई लोअर क्लास हो सकता है, उसके हिसाब से उसके चॉइसेस डिफरेंट हो सकती है। पर्सनल आदमी की खुद का परसेप्शन हो सकता है, उसका एटीट्यूड हो सकता है, उसकी लाइक्स हो सकते हैं, डिसलाइक्स हो सकता है। तो ये सारी चीजें बायर को अलग करती है और हर एक बायर को एक दूसरे से अलग करती है। तो उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स और इन सबको, इन तीनों को बेस बना करके फाइनली बायर अपना डिसीजन प्रोसेस को कैरी आउट करता है। तो डिसीजन प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती है? प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है कि यस व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द नीड गैप, व्हाट डू यू वांट। अगर मान लीजिए कि ठीक है उसकी शादी ही है, अगर कोई ब्राइड है उसकी शादी है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम कि हाँ मुझे अपनी शादी में कुछ लहंगा पहनना है या कुछ ऐसा पहनना है जो सबसे अलग दिखे, बहुत ब्यूटीफुल मैं दिखूं। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ नीड गैप बेसिकली। तो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन सर्च करती है, वो इंफॉर्मेशन सर्च करती है कि कहाँ से उसके उन ख्वाबों वाला वो ड्रेस उसको मिलने वाला है जिसमें कि वो उसका वो जो डी डे है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो उसके लिए वो सारा इंफॉर्मेशन सर्च करती है। इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद वो जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके पास, वो हर एक ऑप्शन को इवैल्यूएट करती है और इवैल्यूएशन के बाद उसका परचेज और उसका पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है। तो दिस इज द बायर डिसीजन प्रोसेस। और बायर डिसीजन प्रोसेस जब ले रहा होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इवैल्यूएशन के टाइम में निकल के आती हैं। वो होता है उसका प्रोडक्ट चॉइस, ब्रांड चॉइस, डीलर चॉइस, परचेज टाइमिंग और परचेज। मतलब अगर आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ब्राइड को ही अगर हम कंसिडर करें, अगर वो अपना लहंगा इवैल्यूएट कर रही है, अगर मान लीजिए अपनी शादी डी डेट में पहनने के लिए अगर वो सोच रही है कि व्हाट शुड शी वेयर, तो वहां पे प्रोडक्ट चॉइसेस हो सकते हैं कि वो साड़ी पहन रही है, वो कांजीवरम साड़ी पहन रही है, वो व्हाइट रेड लहंगा पहन रही है, या फिर वो नॉर्मल रेड लहंगा पहन रही है। वट एवर शी इज वेयरिंग दैट इज द प्रोडक्ट चॉइस। या नॉर्मल वो बनारसी साड़ी पहन रही है, that depends on the product choice and that is driven by the buyer characteristics and stimuli of market as well as the individual. उसके बाद उसमें भी उसकी क्या ब्रांड चॉइस होगी। अगर उसे लहंगा ही पहनना है तो उसे कहाँ से ये लहंगा लेना है, दैट इज अ डीलर चॉइस। किस ब्रांड का लेना है, दैट इज अ ब्रांड चॉइस। उसे सब्यसाची का लहंगा लेना है, उसे ऋतु कुमार का लहंगा लेना है, उसे चांदनी चौक से लहंगा लेना है, दैट इज ब्रांड चॉइस। या फिर छाबरा 555 से लेना है, दैट इज बेसिकली द ब्रांड चॉइस। और परचेज टाइमिंग, कब वो खरीदेगी, लहंगा शादी के एक दिन पहले खरीदना है, 3 महीने पहले खरीदना है, 1 महीने पहले खरीदना है, दैट इज कंप्लीटली कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर मॉडल। एंड फाइनली व्हेन विल दिस फाइनल परचेज विल टेक प्लेस। तो ये पूरा प्रोसेस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर मॉडल कहलाता है। एंड इस बाइंग बिहेवियर मॉडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बायर डिसीजन प्रोसेस। और बायर डिसीजन प्रोसेस इज अ 5 स्टेप प्रोसेस, 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें सबसे पहले बंदा अपना प्रॉब्लम रिकॉग्निशन करता है। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन का मतलब हो सकता है, ये आपके इंटरनल क्लूज हो सकते हैं, एक्सटर्नल क्लूज भी हो सकते हैं। इंटरनल, मुझे भूख लगी है तब भी मैं खाने के लिए जा सकती हूँ, या फिर रोड पे चलते चलते मुझे बहुत अच्छा केएफसी का एड दिख रहा है, मुझे बहुत बड़ा बिलबोर्ड दिखा केएफसी का और मुझे खाने की इच्छा हो गई। मेरे फोन में अचानक से जोमेटो वाले ने मैसेज किया कि जुलाई में 60% ऑफ रहेगा आपको खाने पे। तो दैट इज बेसिकली अ मार्केटिंग क्लू दैट हैज कम एक्सटर्नली टू मी। और वहां से भी मेरा नीड गैप हो सकता है कि नहीं मुझे चलो खाना ऑर्डर ही करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन सर्च। अगर मान लीजिए मुझे भूख लगी है तो मैं ये खाना कहाँ पे खाऊंगी, मैं रेस्टोरेंट में जाकर खाऊंगी, मैं कोई फाइन डाइन में जाऊंगी, मैं कोई टेक अवे में जाऊंगी, या फिर आई विल ऑर्डर इट बाय जोमेटो या स्विगी और एनी अदर ब्रांड। तो
प्रॉब्लम रिकॉग्निशन के बाद द सेकंड स्टेप इज इंफॉर्मेशन सर्च। इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद जो भी ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है, यू इवेलुएट एवरी ऑल्टरनेटिव। मैं जोमेटो से मंगा लूं तो मुझे क्या फायदा क्या नुकसान है, मैं रेस्टोरेंट चली जाऊं तो मुझे क्या फायदा क्या नुकसान है, या फिर मैं कोई रास्ते में जाते हुए कोई टेक अवे ले लूं तो मुझे क्या फायदा क्या नुकसान। तो एवरीथिंग हैज टू बी इवेलुएटेड, और इवेलुएशन करने के बाद आप परचेज करते हैं, खरीदते हैं उस चीज को जो भी आपको पसंद हो। और खरीदने के बाद उसके बाद आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर, परचेज इज बेसिकली कंजम्पशन एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर इज डिस्पोजल। तो पोस्ट परचेज बिहेवियर में आप चाहे तो डिलाइटेड हो सकते हैं, मतलब आपने जो खरीदा आप अपने बहुत सेटिस्फाइड हो सकते हैं, आप ओवर सेटिस्फाइड हो सकते हैं, आप अंडर सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो ये जब कस्टमर ओवर सेटिस्फाइड होता है तो वो डिलाइटेड हो जाता है, वो वापस से जब भी उसको ये प्रॉब्लम वो फेस करेगा, वो कोई इवैल्यूएशन और कुछ नहीं करेगा, अल्टीमेटली वो सीधा चला जाएगा परचेज के डिसीजन पे। ये जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट हो जाएगा। लेकिन वो अगर अनसेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट के साथ, तो हो सकता है कि इवैल्यूएशन में आपका ऑप्शन आए ही नहीं। जब भी वो इवैल्यूएट कर रहा है फर्दर, उसको वापस से जब भूख लग रही है, तो अगर आपके रेस्टोरेंट से उसने खाना खाया और उसे अच्छा नहीं लगा, ही वाज अनसेटिस्फाइड, तो ऑप्शन में आपका रेस्टोरेंट आएगा ही नहीं। तो इवैल्यूएशन में ये हेल्प करता है। तो ये हो गया पूरा बायर डिसीजन प्रोसेस, एंड बेस्ड ऑन दैट बहुत सारे फैक्टर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि कंज्यूमर को इफेक्ट कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है जब भी वो कोई बाइंग कर रही होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑल दोज फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस अ रूरल कंज्यूमर। तो रूरल कंज्यूमर के लिए सबसे पहले चीज, या किसी भी कंज्यूमर के लिए जो सबसे पहले चीज जो उसको इफेक्ट करती है वो होता है स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है सेंसरी रिस्पॉन्सेस, और ये जो सेंसरी रिस्पॉन्सेस है दैट कैन कम फ्रॉम एनी सोर्स। रूरल के केस में जो सेंसरी रिस्पॉन्सेस आते हैं या फिर जो सेंसरी इनपुट्स आते हैं, ये ज्यादातर उसके रेफरेंस ग्रुप्स के होते हैं। और ये जो रेफरेंस ग्रुप होते हैं वो गांव के, जैसे आपको पहले बताया कि स्कूल टीचर्स हो सकते हैं, हेल्थ वर्कर हो सकते हैं, या फिर वहां ग्राम सभा का कोई बंदा हो सकता है कि मुखिया जी ने कहा है तो मैं यही जाके खरीदने वाली हूँ, या फिर कोई भी ऐसा जो कि थोड़ा इन्फ्लुएंशियल है और उस पर ज्यादा वो जो स्टिमुली है बहुत ज्यादा उस पर डिपेंडेंट होता है। तो इनपुट, मार्केटिंग इनपुट से कहीं ज्यादा आपके जो पहले के जो प्री यूजर्स कहते हैं लीडर्स इनटू द मार्केट होते हैं, रेफरेंस ग्रुप, ओपिनियन लीडर्स होते हैं, उस पे रूरल मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। उसके बाद रूरल कंज्यूमर्स परसेप्शन भी एक चीज है जो कि किसी भी कंज्यूमर को इफेक्ट कर सकती है। रूरल के केस में जो कि पहले तो परसेप्शन क्या चीज होती है, परसेप्शन इज बेसिकली अप्रोक्सीमेशन ऑफ रियलिटी। हम अपने हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि ये चीजें ऐसी होंगी, तो वी बिल्ड अ परसेप्शन ऑफ अ थिंग, और बिना इस्तेमाल किए, बिना किसी चीज को यूज किए हम अप्रोक्सीमेटली रियलिटी को इमेजिन कर लेते हैं। तो ये परसेप्शन कैसे फॉर्म होता है, जस्ट बिकॉज रूरल कंज्यूमर के पास मीडिया कंजम्पशन का जो रेट है वो बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है कंपेयर करने के लिए, तो उनका जो परसेप्शन होता है वो ज्यादातर आप देखेंगे कि वो अगर हैबिचुअल बायर्स हैं, हैबिचुअल ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो एवरी टाइम दे गो एंड टेंड टू बाय द सेम प्रोडक्ट, क्योंकि उनका वो परसेप्शन उसके बेसिस पे डिफाइन होता है, बिकॉज परसेप्शन is basically guided by the exposure the person is having. तो रूरल कंज्यूमर्स के केस में एक्सपोजर बहुत कम होता है, तो परसेप्शन का फॉर्मेशन किसी प्रोडक्ट को लेकर के बनाना, वो परसेप्शन बनाना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो मार्केटर्स हैव टू वर्क ऑन बिल्डिंग अ पॉजिटिव परसेप्शन फॉर देयर प्रोडक्ट, खासकर रूरल कंज्यूमर्स के केस में, बिकॉज क्या होता है उनका जो एक्सपोजर है वो बहुत सेलेक्टिव और बहुत लिमिटेड है। Third thing is attitude. Attitude is basically the inner expression or feeling that reflect whether a person is favorably or unfavorably predisposed towards a subject. किसी भी चीज को लेकर के हमारा प्रीडिस्पोजिशन, वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। किसी चीज को हम लाइक भी कर सकते हैं, किसी चीज को हम डिसलाइक कर सकते हैं। ये हमारा खुद का मन का ये होता है, और ये अपने आप डेवलप हो जाता है। तो एज अ मार्केटर हमारा जो काम है ये कंज्यूमर को यकीन दिलाना, उसका जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर ये काम कराना कि नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेहतर है, वो बहुत अच्छा है, और a consumer should have a good feeling about your product. रूरल कंज्यूमर्स के केस में जो बिलीफ है उसको चेंज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज जो चेंजिंग इफेक्ट है
वो थोड़ा स्लो हो सकता है, और जो बिलीफ सिस्टम है उसको बदल पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गाइडेड होते हैं अपने ट्रेडिशन से, अपने इन्फ्लुएंस ग्रुप के साथ। तो फीलिंग, वो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है रूरल कंज्यूमर्स को। The need and motive. Rural consumer is very different in case of their needs and their motives. जैसे पहले स्लाइड में आपको बताया कि कंज्यूमर, एक रूरल कंज्यूमर बेसिकली जो उसका थॉट प्रोसेस होता है, वो थॉट प्रोसेस यही है कि ही शुड हैव दैट प्रोडक्ट फर्स्ट। उसके बाद वो देखता है, और दैट टू एट अ लोअर रेट, सस्ता, चीपर, लेस एक्सपेंसिव। घर में कुर्सी चाहिए तो कुर्सी चाहिए। अब वो बाद की बात है कि उसमें मैट्रेस लगा हुआ हो, उसमें बहुत अच्छी फिनिश की हुई है, उसमें लेदराइट है, उसमें लेदर है, ये सारी चीजें बाद में आती है। द फर्स्ट थिंग इज दे शुड फुलफिल देयर नीड्स। और वांट्स के केस में, नीड, वांट, डिजायर, डिजायर के केस में रूरल कंज्यूमर बहुत लेट से जाते हैं। सबसे पहले वो अपने नीड को ही फुलफिल करते हैं, और उसके बाद वांट्स का केस आता है। तो नीड एंड मोटिव्स में रूरल कंज्यूमर आर वेरी डिफरेंट। एंड ये नीड, वांट और वांट से डिजायर में जा सके, इसके लिए मार्केटर्स को रूरल मार्केट में एक्सपोजर और कम्युनिकेशन के ऊपर काफी काम करने की जरूरत पड़ती है। द डेमोग्राफी ऑफ रूरल कंज्यूमर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। डेमोग्राफी और ज्योग्राफी के बेसिस पे हम रूरल कंज्यूमर्स को डिवाइड करते हैं, और एवरी कंज्यूमर in a rural area, every cluster of a rural consumer base is different in terms of their demography. Community basis होती है, caste system होता है, बहुत ज्यादा डेमोग्राफी में डिफरेंस होता है। तो डेमोग्राफी इन कंपैरिजन टू अर्बन स्कैटर्ड होगा, बहुत डाइवर्स होगा इन केस ऑफ रूरल कंज्यूमर्स। कल्चर कम्युनिटी बेस्ड होती है, कंप्लीटली कम्युनिटी बेस्ड होता है रूरल कंज्यूमर। ऐसा नहीं है, अगर आप शहरों में अगर आएंगे, अगर आप अर्बन प्लेस में जाइए, तो अगर कहीं पे अगर आप हिंदू हैं, फिर भी हम क्रिसमस का केक खरीदने चले जाते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, तो भी आप होली मना रहे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी विलेज में जाएंगे, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दैट केस। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं, आपको बिरादरी से निकाला जा सकता है उस केस में। तो कल्चर बहुत ज्यादा, रूरल कंज्यूमर्स जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कल्चर, सब कल्चर, रिलीजन कॉन्शियस होते हैं, और उसको आप बहुत ज्यादा हर्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा उसको बहुत फ्रेजाइल होते हैं कंज्यूमर्स, रूरल कंज्यूमर, इन केस ऑफ द कल्चर, रिलीजन एंड थॉट प्रोसेस। तो उसको बहुत डेलिकेटली हैंडल करने की जरूरत पड़ती है। बिलीफ्स एंड वैल्यू सिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट। उनके बिलीफ, उनके वैल्यूज आर वेरी मच ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव। जो हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं, हम भी वही करेंगे। इसलिए आप देखेंगे रूरल प्लेसेस में ऑनर किलिंग वगैरह के केसेस भी काफी ज्यादा होते हैं, बिकॉज देयर बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम आर कंप्लीटली डिफरेंट। एंड द सोशल क्लास, एक विलेज में एक बंदा हो सकता है जो बहुत एफ्लुएंट हो, बहुत ज्यादा एफ्लुएंट हो सकता है, जिसको कि हम एफ्लुएंट फार्मर कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उस गांव का मे बी वो लैंडलॉर्ड रहा हो उस जगह का, जमींदारी पैटर्न बहुत जगह रही है पुरानी, या पुराने कोई राजा है। बिकॉज अब क्या है कि वो राजा मोनार्की का सिस्टम नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि उस पर्टिकुलर विलेज एरिया में ही वाज द किंग वंस, और वो बहुत एफ्लुएंट रह सकता है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो पहले उसके घर में वो बंधुआ मजदूरी करते हो। तो सोशल क्लास का काफी डिफरेंस रूरल कंज्यूमर्स के बीच में हो सकता है। तो दिस विल अफेक्ट रूरल कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर। एंड द लास्ट थिंग इज देयर इन्फ्लुएंस ग्रुप। एज ऑलरेडी टोल्ड, रूरल कंज्यूमर्स के लिए मार्केटिंग स्टिमुली से कहीं ज्यादा वहां पे काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स, वहां पे काम करने वाले मुखिया, ग्राम पंचायत, पंचायत मेंबर्स और स्कूल टीचर्स, ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम भी आती है तो आप देखेंगे कि वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, एएनएम वर्कर्स, या फिर जो वहां के पंचायत होती है उसके थ्रू, या स्कूल टीचर्स होते हैं, उसको वो उन सारे कामों में लगाती है, ताकि वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो these are the factors that will influence any rural consumers while they are buying or processing a buying of any of the product they are willing to buy. So this is all about rural consumer and rural consumer buying behavior. If you have any question, any sawal, sujhav or comment, please write to me at vijeta.rwc.com.
or comment in the comment box. I'll be happy to answer all your questions. Thank you very much. Thank you.